नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ईरान जंग में जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, ईरान खूंखार होता जा रहा है और ट्रंप लाचार होते जा रहे हैं। ट्रंप जितना ईरान को झुकाने की कोशिश करते हैं, ईरान उतना ही ताकतवर हो जाता है। ट्रंप बखूबी जानते हैं कि ईरान अमेरिका की शर्तों पर अब कभी नहीं झुकेगा। फिर भी ट्रंप ने धमकी दी है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन ईरान पीछे हटने के बजाय अब सर्वनाश की कसम खा रहा है। ईरान का कहना है कि वो मिडिल ईस्ट से अमेरिकी वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। और इतिहास गवाह है कि जब जब ट्रंप ने तेहरान को धमकाया है, तब तब ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और इजराइल को मिसाइलों से दहलाया है। यह ट्रंप की कूटनीति पर ईरान का वो बड़ा धमाका है जिसने इस जंग में फिलहाल ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया है। जंग के इस मैदान में ईरान ने ट्रंप को सीधी शिकस्त दी है। तो अब क्या होने वाला है? आगे के 24 घंटे बहुत निर्णायक रहने वाले हैं। अमेरिका की लाचारी, ईरान की ताकत, मिडिल ईस्ट में तबाही, बताएंगे पूरी कहानी। करेंगे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के साथ इस पर चर्चा और जानेंगे इस जंग का भविष्य। मिडिल ईस्ट में अमेरिका डेडलॉक में फंस चुका है। महाविनाश की चिंगारी सुलग चुकी है। एक ऐसी जंग जो सुपर पावर अमेरिका को खाक कर रही है, अंदर से खोखला कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जितनी बार दहाड़ते हैं, ईरान उससे दोगुनी ताकत से पलटवार करता है। ट्रंप को लगा था कि उनकी धमकियों से ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है, ट्रंप की हर धमकी के बाद ईरान ने और खतरनाक और कयामती रुख अख्तियार किया है। अब ईरान ने कसम खा ली है ट्रंप के सर्वनाश की, अमेरिकी ताकत को जमींदोज करने की, और पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस हो या ट्रंप का सबसे लाडला दोस्त इजराइल, ईरान की मिसाइल हर चक्रव्यूह को भेद रही है। ट्रंप जितनी बार हमलों की धमकी देते हैं, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम उतनी तेजी से आगे बढ़ता है। ताजा इजराइल के हमले में, इजराइल में जहां हमला हुआ वहां पर काफी नुकसान हुआ है और उसके बाद इजराइल ईरान को लेकर बौखला गया है। इधर अमेरिका की हर घुड़की का जवाब ईरान बातचीत से नहीं बल्कि रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल से दे रहा है। और अब तो ईरान ने इजराइल पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। जरा ईरानी हमले की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान ने अमेरिकी नौसेना के 2 विध्वंसक पोतों पर मिसाइल से हमला किया है। फार्स न्यूज के मुताबिक विध्वंसक पोत ओमान की खाड़ी से निकलकर हिंद महासागर की ओर बढ़ रहे थे, तभी मिसाइल और ड्रोन अटैक किया गया। जरा तस्वीर देखिए। ईरान ने बीती रात कम से कम 10 बैलिस्टिक मिसाइल और शाहिद 131 और 136 कामिकाजी ड्रोन दागे हैं, जिनका निशाना कुवैत में अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट का बेस था। आईआरजीसी ने साफ कर दिया, कार्रवाई केश्म द्वीप पर अमेरिकी हवाई हमलों और होर्मुज में एक ईरानी तेल टैंकर पर हमले के जवाब में की गई है। ईरान ने होर्मुज और मिडिल ईस्ट की धरती पर ट्रंप को ऐसा पटका है जिससे अमेरिका से लेकर इजराइल तक हड़कंप मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का पुराना तरीका, डराओ धमकाओ, अपनी शर्तों पर झुकाओ, लेकिन ट्रंप के तरीके ईरान में काम नहीं आ रहे हैं। ईरान को बार बार वार्न करने के बावजूद ईरान पीछे हटता नहीं दिख रहा है, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी वार्निंग दे दी है। क्या है वो आखिरी वार्निंग? होर्मुज को 48 घंटे के अंदर खाली करना होगा ईरान को। होर्मुज खाली नहीं किया तो पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे। पावर प्लांट्स को निशाना बनाकर ईरान को तबाह करने की रणनीति है अमेरिका की। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, और इसी के साथ मिडिल ईस्ट में होर्मुज में तनाव चरम पर पहुंच गया है। जाहिर सी बात है, लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं, अभी ये जिद की जंग बन चुकी है। ईरान आर पार के मूड में है। अमेरिका अपनी साख को तोड़कर यहां से निकल नहीं सकता है। ऐसे में यह वॉर डेडलॉक में फंस चुका है। तेहरान के सत्ता के गलियारों से लेकर सुप्रीम लीडर, कमांडर इन चीफ तक सबने एक सुर में ट्रंप के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया है। खास करके मिडिल ईस्ट में ईरान का मैसेज क्लियर है, अगर हमारे वजूद पर आंच आई तो मिडिल ईस्ट का एक भी अमेरिकी सैन्य बेस साबुत नहीं बचेगा, और ना ही अमेरिका से ईरान और मिडिल ईस्ट से एक भी सैनिक अमेरिका का जिंदा वापस जा पाएगा। ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज, जिन्हें मिसाइल शहर कहा जाता है, उनके सारे दरवाजे खोल दिए हैं। जमीन से सैकड़ों फीट नीचे छिपी इन गुफाओं में ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात है जो पलक झपकते ही इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को कबाड़ में बदल सकती हैं। ट्रंप की धमकियों ने ईरान को डराया नहीं बल्कि उसे और आक्रामक बना दिया है। अब आपको बताते हैं, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने आखिर क्या नई चेतावनी जारी की है। पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया अंजाम भुगतेगा, ईरान ने साफ कह दिया है।
यानी मिडिल ईस्ट को मिट्टी में मिलाएगा ईरान। ईरान के निशाने पर कौन कौन है? सऊदी अरब, यूएई और कतर, और यहां के तेल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी खाक करने की तैयारी है। हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया को भी हमले शुरू करने के गुप्त आदेश दे दिए गए। ईरान के इस कड़े रुख से सऊदी, यूएई में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जब जब डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन में बैठकर मिसाइल बटन दबाने की, युद्ध का बटन दबाने की धमकी देते हैं, तब तब इसका खामियाजा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दोस्तों को भुगतना पड़ता है। ईरान का सबसे पहला और सबसे घातक टारगेट बनता है इजराइल। हाइफा से लेकर तेल अवीव तक ईरान की मिसाइलें आसमान चीरती हुई बरसती हैं। सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि लाल सागर और फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत और मिलिट्री बेस भी ईरान के निशाने पर हैं। ईरान के प्रॉक्सी संगठन, चाहे वो लेबनान के हों, हिजबुल्लाह हों, यमन के हूती हों या इराक के लड़ाके, इराकी मिलिशिया, सब एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। ट्रंप तो अमेरिका में सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन उनके इस मिस एडवेंचर की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर आ जाता है। यही वजह है कि अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट्स भी ट्रंप की इस नीति को आत्मघाती बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं ट्रंप ने कब कब धमकाया और फिर कब कब यू टर्न लिया। 21 मार्च 2026 ट्रंप की धमकी, होर्मुज नहीं खोलने पर पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे। मुस्तफा का धमाका, मिडिल ईस्ट में यूएस बेसों पर अटैक हो गया। 30 मार्च 2026 ट्रंप की धमकी, खार्ग में तेल ठिकानों पर हमला करेंगे। मुस्तफा ने सऊदी, कुवैत, बहरीन और यहां के तेल रिफाइनरी पर अटैक कर दिया। 5 अप्रैल 2026 ट्रंप की धमकी, ईरान को नरक बना देंगे। मुस्तफा का धमाका, होर्मुज की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। 7 अप्रैल 2026 ट्रंप की धमकी, सभ्यता मिटा देंगे। मुस्तफा ने कहा अमेरिकी सहयोगियों को इस इलाके में नेस्तनाबूद कर देंगे। 18 मई 2026 ट्रंप की धमकी, युद्ध शुरू करेंगे। मुस्तफा ने होर्मुज में अमेरिकी सेना को निशाने पर ले लिया। ट्रंप आए थे ईरान को अलग थलग करने, ईरान की अर्थव्यवस्था को चूर चूर करने, लेकिन हो गया इसका उल्टा। ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर ऐसा मजबूत त्रिकोण बनाया जिसे तोड़ना ट्रंप के बस की बात नहीं रही। ट्रंप की धमकियां फेल हो चुकी हैं। ईरान झुकने के बजाय ज्यादा खतरनाक हो चुका है और युद्ध डेडलॉक में फंसा नजर आ रहा है, जहां से आगे का कोई रास्ता नहीं दिखता है। अमेरिका चाहकर भी ईरान पर फुल फ्लेज अटैक में नहीं जा सकता है और अमेरिकी संसद ने डोनाल्ड ट्रंप के पावर्स भी छीन लिए हैं और इधर दूसरी तरफ ईरान दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। तो क्या इस जंग के बाद डेडलॉक की स्थिति में फंसे अमेरिका के पास कोई रणनीति है, या फिर अमेरिका के लिए ईरान अगला वियतनाम है, अगला इराक है, अगला अफगानिस्तान है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर ए के पाशा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार भरत बरई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, विदेश मामलों के जानकार अशरफ अली जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला रिएक्शन बरई साहब आपसे चाहेंगे, अमेरिका क्या यहां डेडलॉक में फंस गया है और ईरान अगला अफगानिस्तान है अमेरिका के लिए? नहीं है, ट्रंप साहब बयानबाजी करते हैं, ईरान भी बहुत बयानबाजी करता है। सो व्हाट उनका क्या रियल इंटेंशन है, क्या करेंगे, वो तो बताना मुश्किल है। काफ़ी लोग जो ईरान बोल रहे हैं कि हम उसको ये तहस महस कर देंगे, ये वो कर देंगे, उसमें काफ़ी बयानबाजी है। वो ज़रूर है कि ईरान अपनी जो मिसाइल्स बची है उससे सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूनाइटेड अमीरात, कुवैत, कतार, उसके पर हमला कर सकता है और उनको नुकसान भी हो सकता है। अगर ट्रंप साहब ने किया जो आप बता रहे हैं कि पावर प्लांट पर हमला करेंगे, तो हाँ, ज़रूर ईरान अपनी मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। लेकिन ज़्यादातर मिसाइल 95% से मिसाइल तो वहाँ तोड़ जाती है, उनके सब ड्रोन भी वहाँ तोड़ जाते हैं। लेकिन एक दो मिसाइल्स जो चली जाती है, मिस कर जाती है, तो हाँ, वो नुकसान कर सकती है। तो मिडल ईस्ट के जो देश है उसके तेल और गैस प्लांट और उसके सेलिन प्लांट पर हमला हो सकता है और थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। मेरा ख्याल है कि ये सब ज़्यादा बयानबाजी है। अमेरिका ने जो नाकाबंदी की है वो नाकाबंदी सक्सेसफुल हो रही है, धीमे धीमे हो रही है, और ईरान का 90% व्यापार दरियाई रास्ते ही होता है, तो ईरान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद हो रही है।
जब तेल का सवाल है कमी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन सऊदी अरेबिया का एक्सपोर्ट उसकी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से हो रहा है। यूनाइटेड अमीरेट का 1.9 मिलियन बैरल उसकी जो पाइपलाइन से फुजायरा से वहाँ से हो रहा है। दूसरे देश जिनको पर कोटा लगाया था सऊदी अरेबिया ने एज पार्ट ऑफ ओपेक, वो भी ज़्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। रशिया के पास करीब 4 मिलियन बैरल ऑयल सरप्लस था, वो भी वो चीन, भारत और दूसरे देशों को दे रहा है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ऑयल का प्राइस 92 डॉलर उससे ज़्यादा नहीं गया है। ईरान बोल रहा था कि $175 ऑयल का प्राइस हो जाएगा, नहीं हुआ है, क्योंकि ऑयल का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और दूसरे रास्ते से लोगों को मिल रहा है। हाँ, शॉर्टेज तो है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान सोच रहा है कि वो बिल्कुल बंद कर देंगे, जो उन्होंने किया है, लेकिन उसकी असर धीमे धीमे कम हो जाएगी और 3 साल में अरब देश पाइपलाइन से अपना तेल और अपना नेचुरल गैस निकाल कर सके, तो उसका जो वेपन है वो बहुत लेस इफेक्टिव हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ईरान को बैठना चाहिए शांति से। दे शुड बिकम पार्ट ऑफ सिविलाइज्ड पॉपुलेशन। हाँ। अपने जो पड़ोसी देश है, वो भी मुस्लिम देश है, उसके साथ भी संधि कर ले और जो लोग हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो मेरा ख्याल है कि शांति से आप भी ये कह रहे हैं हो कि भाई जाएगा। ईरान को बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। पाशा साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, ईरान अ, ये अमेरिका के धोखे के बावजूद पिछले साल जून में जो हमला हुआ उसके पहले भी ओमान के मध्यस्थता से बातचीत कर रहा था। अब फरवरी में भी ओमान मध्यस्थता कर रहा था, ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है था। और अभी भी हर दिन कुछ न कुछ मिलिट्री कार्रवाई होती है अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से लेबनान में, लेकिन फिर भी बातचीत हो रही है और दोनों चाहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाए और शांति की तरफ प्रयास करे। और जो कठिन मामले हैं जैसा न्यूक्लियर इशू है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, कॉम्पनसेशन है या सैंक्शंस का है, ये सब मामलों पे स्टेप बाय स्टेप बातचीत करने का आग्रह किया है। लेकिन मेरे ख्याल से 3 वजह है। एक तो जो ट्रंप को उम्मीद थी ईरान की तरफ से कि वो उनकी शर्तों को मान जाएगा, वो नहीं हो रहा है। लगातार ईरान अपने शर्तों को दोहरा रहा है। दूसरा ये है कि अमेरिका में खुद ट्रंप बहुत प्रेशर में है। ये तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, वहाँ इन्फ्लेशन उसकी वजह से बढ़ रहा है और रिपब्लिकन पार्टी में भी जो है काफी लोग उनके नाराज हैं। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने मेंबर्स ने डेमोक्रेट से मिलके 215 मेंबर्स के तहत एक रेजोल्यूशन पास करे जिससे उनको आग्रह किया गया कि इस जंग को खत्म करो और अमेरिका फौज को वापस लाओ। तो सेनेट में ये जाना है, देखना होगा क्या होता है। देखिए, मागा के सपोर्टर्स भी धीरे धीरे दूर हो रहे हैं क्योंकि ट्रंप का वादा था कि वो कोई नई जंग में अमेरिका को मुलविस नहीं करेंगे, लेकिन जंग पे जंग और बर्बादी की तरफ वो अमेरिका को ले जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग अमेरिका ग्रेट। और तीसरा कारण यह है कि अमेरिका के खास दोस्त, चाहे जापान हो या साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोपियन यूनियन हो या बर्तानिया हो और भारत जैसे भी, ये लगातार आग्रह कर रहे हैं कि आपने ये इलीगल वॉर इजराइल के साथ मिलकर 28 फरवरी को किया, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, ना रेजिम चेंज हुआ, ना ईरान के मिसाइल्स को आपने तहस नहस किया या हॉर्मुज को खोलने में कामयाब रहे। तो इस लिहाज से अमेरिका के दोस्त भी पूरे दुनिया में जो ये संकट, आर्थिक संकट बढ़ रहा है, उससे परेशान है और अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो कुछ बचा था उनके रूल्स बेस्ड ऑर्डर में, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सबसे ज्यादा जो है फायदा चीन और रूस को और दूसरे देशों को हो रहा है और वो लगातार अमेरिका से दूरी बना रहे हैं। ये क्राइसिस सिचुएशन, बिल्कुल आप पाशा सर सही कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए क्राइसिस सिचुएशन है,
लेकिन के सिन्हा सर हमारे साथ जुड़ गए। सिन्हा सर बहुत स्वागत है आपका। जैदी साहब इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। सिन्हा सर, क्या ये वॉर डेडलॉक में फंस चुका है? जय हिंद संजय। जय सर। देखिए, ये तो टोटल डेडलॉक है। अब्सोल्युटली जो आपने वर्ड यूज किया है डेडलॉक, अब्सोल्युटली डेडलॉक है। ऐसे स्पाइरल में फंसा है कि उसको अमेरिका भी ये नहीं कर पा रहा है कि हम इससे कैसे निकलें, कैसे निपटें। पूरी परिस्थितियां बदल गई। क्या हम लोग जनरली बात ये करते हैं कि आज की परिस्थिति के, आज के संदर्भ में बात करते हैं, देखते हुए करते हैं। इसकी यदि आप देखेंगे तो ये आप 2022 से देखिए, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर में ट्रांस मेडिटेरियन, ट्रांस अटलांटिक से में जो चीजें शुरू हुई थी यूरोप के अंदर में, और उसके बाद धीरे धीरे ये अब जो मेडिटेरियन में आई है। और ये देखिए, इसमें कहीं ईरान, जिस तरह से यूक्रेन वहां फंसा हुआ है और यूक्रेन की बर्बादी हुई, ईरान इसमें वो गलती की थी कि उन्होंने भी फ्रंटलाइन स्टेट हो करके जब उन्होंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, मगर उसकी वो 7 अक्टूबर 2023 की बात है। केवल हम लोग यदि करें कि 12 दिन की और 40 दिन के और आज के संदर्भ में देखें तो इन चीजों को आप समझ नहीं सके। इस बीच में जो डीप स्टेट्स है, अमेरिकन डीप स्टेट है, खास करके पेंटागन, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। और मेरे ख्याल में उसमें इजराइल का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि पहले जब उन्होंने किया जो 12 डेज की वॉर के समय भी, उस समय उन्होंने अपने को इनलार्ज कर लिया। ऐसा नहीं कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, और इसमें ईरान के भी हैं जो एक्सिस पावर हैं। इसे आप देखिए, इसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, चाइना भी इन्वॉल्व है। जो जियो पॉलिटिकल आप देखेंगे, पूरे ग्लोबल ऑर्डर का जो एक इमरजेंस हो रहा है, और ये शिफ्ट होगा, बैटल यहाँ नहीं है, बैटल शिफ्ट होगा इंडो पैसिफिक में, और वहां से आप देखिएगा कि ये ऊपर में चला जाएगा आर्टिक के। और ये समय की बात फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की परिस्थिति के बाद में जो आपने कहा कि क्या अमेरिका, ऐसा लगता है कि इज गॉट कॉट, उनको एक ऐसी हुई, डोनाल्ड ट्रंप साहब को ऐसा लगा कि उन्होंने हैंडल किया है खास करके रशिया यूक्रेन को, और वो कर पाएंगे यहाँ पर। और इजराइल के कहने पे जो 12 दिन की वॉर थी, लास्ट जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था, वो एक टोकनिज्म के बाद वहां से निकल गए थे। वो दे हैड जैसे इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, बट वी हैड वॉर को शुरू करना बड़ा आसान है, खत्म करना बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत। रशिया नहीं कर पा रहा है 5 साल से ये इन चीजों को स्टार्ट, अंटिल एग्जिट पॉलिसी नहीं। अमेरिका को ऐसा लगा कि वेनेजुएला में हमने जो कर दिया तेल के ऊपर में, और चाइना को हमने कहीं ना कहीं वहां फंसा दिया है, रशिया को फंसाया है, तो हम यहाँ भी कर लेंगे। और इसमें इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है। 12 डेज वार में एक एग्जिट पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था इनको कि हाँ ठीक है, आप टोकनिज्म कर लीजिए। कतर में उन्होंने एक फायर किया, उसके बाद कहा, मगर ये जो खासकर सीआईए और मोसाद ने जो करवाया 28 फरवरी 2026 को, उनके पास एक और बहुत स्पेकुलर है उसमें। आप बताइए, उन्होंने जनरेट किया 1600 सॉटीज, आप 1200 से भी ज्यादा उन्होंने बॉम्बों का इस्तेमाल किया है। स्पेक्टेकुलर विक्ट्री आप कहेंगे, क्योंकि उनके, और मगर प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा आया कि रिजॉल्व को नहीं समझ सके। ईरान इज नॉट अ पुश अवे कंट्री। आज आप देख रहे हैं सुप्रीम लीडर को भी निकाल, वो सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खमेनी भी देखिए एक मॉडरेट मैं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से बातचीत किया था 2015 में, न्यूक्लियर डील कर लिया था। मुश्तबा जो है, उन्होंने वॉर लड़ी है, ईरान इराक की लड़ाई लड़ी है, 2008 में खत्म हुई, 8 साल तक। तो ही इज अ बहुत ज्यादा उनकी अपनी एक सोच है, और वो छोड़ेंगे नहीं। देखिए, बहुत कम है उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, कम है, मगर वो इफेक्टिव है। कोई कह रहा था कि स्टेट ऑफ हार्मोज को ऐसा नहीं है पहला दिन उन्होंने बंद कर दिया, ही इज लिवरेज्ड आउट। उसको इकोनॉमिक फ्रंट में आज ईरान तो टूट चुका है, 4 दशक से आपको उसके पास सैंक्शन है। कोई कहेगा ये सैंक्शन अभी इफेक्टिव हुआ, उन्होंने उसमें ही से निकल करके जो IRGC की कॉन्सेप्ट आई है, जिसमें आप देखते हैं जो उसमें मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, उन्होंने इसी को तैयार किया। आज वो बहुत इफेक्टिव है मिलिटरली। यदि आप देखेंगे तो अमेरिका भी अब उसको समझ में आ रहा है। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड ऑल, जो पहले कहते थे ना कि उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, किसी को चोक कर देंगे, ऐसा नहीं है। इवन जो अभी उन्होंने लगाया है नेवल ब्लॉकेड, इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव।
और अमेरिका को ये बात समझ में आई है। और सेम चीज जब डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना गए तो उनको लगा कि शायद चाइना को बातों में फंसा करके उनको अपनी तरफ ले। आज डोनाल्ड ट्रंप के पास ये प्रॉब्लम है कि कोई भी देश उनके साथ खड़ा नहीं है, इजराइल के अलावा कोई देश नहीं खड़ा। उन्होंने यूरोप से कर लिया अपना तौबा, यहाँ पर वो रशिया चाइना उनके अगेंस्ट में है, सबको उन्होंने किया हुआ है। और अमेरिकन जो आप वही बात कर रहे थे, हमारे मेरे से पहले जो बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सही बताई। जो वहां के सेनेटर्स हैं, वहां का बेस टूट रहा है कहीं ना कहीं। और ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे हैं, ये आप मान के चलिए। डोनाल्ड ट्रंप इज द फ्रंट फेस। उनको अमेरिका को जो ये है मेक द ग्रेट अगेन, ये डोनाल्ड ट्रंप की कहानी नहीं है, ये गलत लोग समझते हैं। ये वहां का एक डीप स्टेट है। वो सोचता है कि अमेरिका शुड रूल आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वे दे हैव आफ्टर 91, जैसे यूनिपोलैरिटी में है। वो उनको डर ये है कि ये खत्म हो जाएगा और उसको चलाते हैं वो। लेकिन सर ये तो डीप स्टेट का मिस एडवेंचर हो गया फिर। अब तो ये उनको उल्टा भारी पड़ रहा है। एब्सोल्युटली। यदि आप ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को देखेंगे, अमेरिकन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैनियल केन ने, उन्होंने मना किया था, दिस इज अ वेरी हाई रिस्क। उन्होंने बताया था वेंजुला नहीं है, पुश अवे नहीं है, इट इज नॉट लाइक क्यूबा कि आप कर लेंगे कुछ। मगर ये आप दूसरी जगह मिडिल ईस्ट के अंदर में अमेरिका ने एक एग्जिट पॉलिसी बनाई थी, अबव द हॉराइजन स्ट्रेटजी। बहुत लोग कम जानते हैं इसके बारे में। जब वो अफगानिस्तान से निकला था कि वो अबव द हॉराइजन करेंगे, एयर पावर को यूज कर, एयर पावर फेल हो गया। 44 एयरक्राफ्ट, एयर एसेट अमेरिका का बर्बाद हो चुका है। उनके पैरें कांप रही हैं। आपको ये बता लें, देखिए ईरान विल गो डाउन द, मगर ईरान ने जो गलती की थी, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, उसका कोई ये नहीं कि मैं बता ये कहें कि कोई उसका जस्टिफिकेशन है। वो गलती उसने की है, वो फ्रंटलाइन स्टेट बन के किया उसने, और उसने किया है वो बहुत चाइना और रशिया के कहने पे। वो उस चीज को समझें। मगर ईरान विल नॉट पुश अवे, वो लड़ेंगे। IRGC की पूरी कंट्रोल है, एवरीथिंग इज इन देयर कंट्रोल। कोई कह रहा था 3 साल बाद सब लोग अपने ऑयल बेचना शुरू करें। 3 साल में दुनिया बदल जाएगी, ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। 3 साल बहुत बड़ा समय होता है, खास करके अभी जो ग्लोबल स्थितियां हैं, कहाँ कौन जाएगा, क्या यूनिपोलैरिटी में जाएगा, भाई मल्टीपोलैरिटी में जाएगा, क्या होगा, इमरजेंस होगा किसका, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मेरा ये मानना है कि अमेरिका बुरी तरह फंसा है। दे हैव टू गेट अवे और फेस सेविंग करके निकले, क्योंकि यदि उनको बरकरार रखना है अपने वर्चस्व को, तो इन चीजों में, क्यों अदरवाइज 1 एयरक्राफ्ट कैरियर गोज डाउन। 44 कोई वो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते थे ना ऑपरेशन सिंदूर में, कि आपके 4 गिरे, 5 गिरे, 6 गिरे, 4 गिरे, बताइए 44 गिर गए। हाँ, 44 गिर गए, उनके गिर चुके हैं 44, और टॉप नॉच इंक्लूडिंग F-35 उनके जो एवेक्स हैं वो गिर गए। और क्या है, रैगटैग है ना। यदि आप ड्रोन से मार रहे हैं इनको, यदि आप अपने मिसाइल से मार रहे हैं, इवन ईरान इज अंडर थ्रेट, नॉट ईरान, इजराइल। इजराइल ठीक है, वो ग्रेटर इजराइल की सपना देखने लगा। दे वांट कि भाई गाजा को हमने ले लिया, गाजा को अभी 70%। मुझे लगता है सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। लेकिन अमेरिकी जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो पेंटागन के ऑफिशियल्स हैं, उनको ईरान पर हमला करने से पहले ईरान का मोज़ैक डॉक्ट्रिन एक बार स्टडी करना चाहिए था। ये मोज़ैक डॉक्ट्रिन की वजह से कैसे फंसा है, मैं सिन्हा सर इस पर आपके पास आऊंगा। एक बार जैदी जी से रिएक्शन ले लें कि भाई इस डेडलॉक का क्या सोल्यूशन दिखता है। और जैसा कि बराई साहब ने कहा कि भाई ईरान को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए बातचीत की टेबल पर आना चाहिए, क्योंकि ये डेडलॉक खोलने की जिम्मेदारी अब सिर्फ अमेरिका की नहीं रह गई, ईरान की भी है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ईरान ने इस वॉर के शुरू होने से पहले बार बार एक ही बात कही और ये समझाया कि देखो, कोई भी वॉर अमेरिका हमारे खिलाफ शुरू तो कर सकता है, लेकिन उसका खात्मा और उसको कहाँ ख़त्म करना है ये हम डिसाइड करेंगे। बहरहाल ईरान के ऊपर जून में 2025 में वॉर थोपी गई, तो भी अमेरिका खुद ही निकल के भाग गया, वहाँ से आसानी से निकल के भाग गया। और अब ये जो वॉर उनके सुप्रीम लीडर को कत्ल करके अमेरिका ने शुरू की, इलीगल वॉर शुरू की, इसकी वजह से पूरी दुनिया वहाँ पे, उसने दुनिया को मुश्किल में डाला है। वो लोग के जो अभी भी अमेरिका की सुपरमेसी को मानते हैं और अमेरिका की गिरती हुई साख को
मसला देखना नहीं चाहते हैं, आंखें बंद किए हुए हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि ईरान वो देश है कि जो जिसके ऊपर 47 साल से सेक्शंस हैं, अमेरिका के भरपूर सेक्शंस हैं, और अमेरिका ने हर वो काम के जो ईरान को तोड़ने के लिए किया जा सकता था पिछले 47 साल में इस रीजन में किया है। इस रीजन में ईरान के खिलाफ उठने वाली हर मूवमेंट का साथ दिया है। हर वो मुल्क, हर वो देश के जो ईरान के खिलाफ जाने की कोशिश करता था, अमेरिका उसको सपोर्ट करता था। और ये ईरान है कि जिसने 47 साल में अमेरिका के षड्यंत्रों का अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त में मुकाबला किया है। ये ईरान की बहरहाल अगर इकोनॉमी की बात करके उसको ये कम आंक रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि ईरान की इकोनॉमी पहले भी बहुत बड़ी कोई इकोनॉमी नहीं रही है। सेक्शन के साये में जीने वाले लोग, उन्हें आदत हो गई है, वो जानते हैं कि अमेरिका के खिलाफ लड़ने का क्या मतलब है और दुनिया की सुपर ताकत के खिलाफ लड़ने का क्या मतलब है। इसलिए वो ये चीज छोड़ दीजिए कि वो लोग टूट जाएंगे, वो लोग बैठ जाएंगे। रही बात इसकी कि ईरान की जिम्मेदारी बनती है कि वो डेडलॉक से निकले। देखिए, ईरान तो मुसलसल अमेरिका के साथ टेबल टॉक के ऊपर है, टेबल टॉक पे है। वो विश्वास भी करते हैं, बार बार डिप्लोमेसी पे उन्होंने बोला है कि हम विश्वास करते हैं। लेकिन होता यह है कि अमेरिका जब जब मुज़ाकरात हुए, जब जब डायलॉग शुरू हुए, तभी उस डायलॉग की मेज को ही तोड़ा गया है। क्या 28 फरवरी को मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, डायलॉग नहीं किया जा रहा था? क्या जून के अंदर डायलॉग नहीं हो रहा था? तो ये डिमांड करने वाले ईरान से कि उसको भी चाहिए कि वो समझे, तो ये समझाने की जरूरत नहीं है ईरान को। ईरान समझता है, ईरान ये जानता है कि हमारा रीजन है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, और उन पड़ोसी देशों का ख्याल करते हुए ईरान ने बार बार उनको ये समझाने की कोशिश की है, देखिए ये जो बेसिस आप लोग हमारे खिलाफ अपने देशों में बनवा रहे हैं अमेरिका की, ये आपके काम आने वाली नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, जो मुझे लगता है कि बराई साहब का जो जवाब था उसका काउंटर भी है कि बातचीत तो पहले भी हो रही थी। 28 तारीख के हमले के पहले 4 दौर की बातचीत हो चुकी थी। 5वें दौर की बातचीत के लिए टेबल तैयार कर लिया गया था, जगह तैयार कर ली गई थी। और एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान से सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने 2000 कैदियों की सजा माफ कर दी है या कम कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और जासूसी से जुड़े केस में ये लोग सजा काट रहे थे। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता दें, 2000 से ज्यादा कैदियों को माफ किया है सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के जो सक्सेसर हैं मुस्तफा खामनेई, उन्होंने। तो बड़ी खबर आ रही है, मैंने सोचा दर्शकों को और आप लोगों को भी बताता चलूं। लेकिन बराई साहब, बातचीत तो हर बार की गई, बातचीत की पेशकश भी की गई। पिछले साल भी जब 12 जून 2025 को अटैक हुआ था, उस वक्त भी बातचीत चल रही थी। और 28 फरवरी को जब अटैक हुआ, उससे पहले 4 दौर की बातचीत हो चुकी थी। और अभी भी 8 अप्रैल के सीजफायर के बाद भी बातचीत जारी थी, जब इजराइल ने लेबनान पर हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद ईरान ने कहा कि सीजफायर का वायलेशन है और हम इसको नहीं मानते हैं। मैं आपको बता दूं, लेबनान के बाद में, और फिर मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं, बहुत गैर समझ है भारत देश में। लेबनान छोटा देश है, उसका पॉपुलेशन है करीब 6 मिलियन। उसमें 1/3 क्रिश्चियन है, 1/3 सुन्नी मुस्लिम है, और 1/3 शिया है। तो आप लेबनान बात कर रहे हैं, लेकिन जो वॉर हो रहा है वो सिर्फ हिजबुल्ला और इजराइल के बीच हो रहा है। अब 2 मार्च तक लेबनान में कोई लड़ाई नहीं थी। हिजबुल्ला अपने आप जंग में आ गए और उन्होंने इजराइल ऊपर हमला कर दिया। अब लेबनान का प्रेसिडेंट ने आज क्या दिया है, आप पढ़ो। जोसेफ आउन ने बोला है कि ये हिजबुल्ला ईरान के एजेंट हैं, अननेसेसरीली लेबनान को वॉर में ड्रैग कर रहे हैं। उनके जो प्रधानमंत्री हैं नवाज सलाम, उन्होंने बोला है कि ईरान को लेबनान में हस्तक्षेप बंद करना चाहिए। लेकिन लेबनान, अब देखो, ईरान से लेबनान तो 2000 किलोमीटर दूर है। ईरान का क्या वास्ता है लेबनान के साथ? फिर भी हिजबुल्ला को पैसा देना, शस्त्र देना, ट्रेनिंग करना, और उनसे बोलते हैं कि आप इजराइल पर हमला करो। तो ईरान इज डूइंग अ प्रॉक्सी वॉर, और उसके जो नॉर्दर्न उत्तर इजराइल है उसके पर हमेशा हमला करते हैं। कल समझौता हुआ लेबनान और इजराइल के बीच,
युद्ध विराम। फिर भी हिजबुल्लाह बोलता है हमको मालूम नहीं, हम नहीं करेंगे, हम अपने शस्त्र लेबनीज आर्मी को नहीं देंगे। तो ऐसे कैसा चल रहा है? लेबनान एक देश है, सॉवरेन कंट्री है, उसका आर्मी है, और ये जो हिजबुल्लाह है इस किसी को सुनते नहीं है। लेबनान के प्रधानमंत्री को नहीं सुनते, लेबनान के प्रेसिडेंट को नहीं सुनते, सिर्फ ईरान को ही सुनते हैं। और ईरान लेबनान का इस्तेमाल अपने प्रॉक्सी से इजराइल पर हमला करता है। तो कैसे सीज फायर होगा? कौन करेगा सीज फायर? हिजबुल्लाह तो बोलता है हमको मालूम नहीं है, हमको कबूल नहीं है। दूसरा पॉइंट जो आपने बोला सैंक्शन का, देखो सैंक्शन कब आए? 1979 तक ईरान और अमेरिका तो मित्र थे जब शाह थे, लेकिन जब वहाँ रेवोल्यूशन हुआ और शाह इसीलिए चला गया कि उसको कैंसर था और हताश हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आयतुल्लाह खोमेनी आए तो उन्होंने क्या किया? पहले अमेरिकी दूतावास पर हमला किया, अमेरिकी दूतावास के सभी कर्मचारियों को बंदी बनाया, तब उनके पर सैंक्शन आए। अमेरिका ने सैंक्शन तब तक नहीं लगाए थे, और 444 दिन पर अमेरिका के दूतावास पर उन्होंने कब्जा कर लिया, उनको बंदी बना लिया। अब मैं बताऊं, हर एक देश में दूसरे देश का दूतावास होता है, और वो दूतावास का रक्षण करना उनकी जिम्मेदारी होती है। ईरान ने जिम्मेदारी तो नहीं निभाई, लेकिन उसको बंदी बनाया, तब ईरान पर सैंक्शन लगाया था। और जो ईरान पर सैंक्शन लगाए थे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लगाया था। तो उसके पर उसका ओपोजिशन नहीं रशिया ने किया, नहीं चाइना ने किया, नहीं तो सिक्योरिटी काउंसिल में वो पास ही नहीं हो सकता अगर उन्होंने वीटो लगाया होता। अब आप बोल रहे थे हाँ बातचीत हो रही थी, लेकिन बातचीत में विटकॉफ और कुशनर ने बताया कि ये डेडलॉक है। ईरान कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, अपने मिसाइल प्रोग्राम पर, और अपने प्रॉक्सी के लड़ाई पर। तो फिर बात तो करते रहो, लेकिन बात का कोई रिजल्ट तो आना चाहिए। अगर आप अपनी बात पर अड़े रहे और दूसरा सारा विश्व बोलता है, आज रशिया भी बोलता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, चाइना भी बोलता है ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, उनके जो पड़ोसी देश है सब मुस्लिम देश वो भी बोलते हैं ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, यूरोपियन देश बोलते हैं ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए जी। तो ईरान अगर कोई कंसेशन नहीं देगा तो कौन सी बातचीत करेंगे? अभी भी हम बोलते हैं कि जब ईरान को बातचीत करने के लिए आना पड़ेगा। एक ही पाशा जी, हाँ जी, एक ही पाशा जी, बाराई साहब की बात का जवाब देंगे क्या? जी देखिए, हमारे फेलो पैनलिस्ट जो बता रहे हैं बहुत सारी चीजें सच नहीं है। देखिए अच्छा। ये ईरान से एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कंसेशन? क्या ईरान ने अमेरिका पे हमला किया पहले पिछले साल या इस साल? अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया, वो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करके, यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करके वो रेजिम चेंज करना चाहते हैं। किसने इनको हक दिया है? किसने इनको ऑथराइज किया है? क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बलबूते पे वो हमला किया? ये पर्सनल एजेंडा है ट्रंप का और नेतन्याहू का, और वहाँ के तेल को कब्जा करने का और रेजिम चेंज करने का। ये अभी 28 फरवरी को शुरू नहीं हुआ, ये जब से इस्लामिक गवर्नमेंट आई 79 में, तब से लगातार कार्टर से लेके रीगन, बुश और सभी एडमिनिस्ट्रेशन ईरान की इस्लामिक हुकूमत का तख्ता पलटने की साजिश कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और वो कामयाब नहीं हुए हैं। ये बॉटम लाइन है। दूसरा ये है कि हिजबुल्लाह जो है 82 के बाद लेबनान में आया। उसके पहले क्या इजराइल ने लेबनान पे हमला नहीं किया? 78 में हमला नहीं किया, 80 में हमला नहीं किया, 82 में बेरूत तक पहुंच के शाबरा शतीला में हजारों के फलस्तीनियों को मारा, और वहां सिविल वॉर उसकी वजह से 89 तक चली। क्या हिजबुल्लाह था 82 के पहले? तो इजराइल का ग्रेटर इजराइल का एजेंडा जो है बहुत सालों से चल रहा है, और वो एक्सपेंशनिस्ट है, और वो कोई इंटरनेशनल लॉ को रेस्पेक्ट नहीं करता। अमेरिका के बलबूते पे जो है ये पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाया है, और वो अपना दबदबा हेजेमनी फैलाना चाहता है, और जो भी देश उनके खिलाफ आवाज उठाता है या कार्रवाई करता है, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो या लीबिया हो, उनको तहस नहस करना करते हैं। देखिए 30 साल पहले क्लीन ब्रेक बोल के एक
पेपर नेतन्याहू प्लान द्वारा जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि 7 पश्चिमी देशों को वहां की तख्ता पलटना है, ईरान से लेके इराक, सीरिया, जी। यमन और सूडान, लीबिया वगैरह वगैरह। तो एक के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके यहाँ गद्दाफी को हटाए, मुबारक को हटाए, ज़ैनुल आबिदीन को हटाए, अली अब्दुल्ला सालेह को हटाए और सद्दाम हुसैन को हटाए और बशार अल असद को हटाए। तो ये इनका प्लान है, मेक अमेरिका ग्रेट और मतलब 21st बेसिकली ये था सेंचुरी अमेरिका कि की है बोल के। ईरान के ऑयल को भी कंट्रोल करे, क्योंकि चाइना को कंट्रोल करना था, इसलिए अटैक किया गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अब जैसा कि के सिन्हा सर कह रहे थे कि आपके पास एग्जिट प्लान होना चाहिए, तो अमेरिका बगैर एग्जिट प्लान के आया। और अब इस बात में पड़ने के बजाय कि भाई दोषी कौन है, गलती किसकी है, अगर अमेरिका, ठीक है अमेरिका कह रहा है कि भाई ईरान अपने प्रॉक्सीज चलाता है, वैसे तो पाकिस्तान भी प्रॉक्सीज चलाता है, पूरे भारत को परेशान कर रखा है 1947 से अपने प्रॉक्सीज के जरिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान लाडला हो और ईरान से दुश्मनी हो जाए, पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट और ईरान के लिए रेड मिसाइल। सिन्हा सर, ये कमाल की बात है पूरी दुनिया में वैसे गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म का जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। मतलब इस पे तो हम कितने घंटों भी डिबेट कर ले, मुझे नहीं लगता कि उस डिबेट में कोई सोल्यूशन आ पाएगा, किसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच पाएंगे। लेकिन यहां से आगे क्या, इस लड़ाई का बड़ा मोटिव क्या रह गया है? झुकने को तो दोनों तैयार नहीं है। देखिए, ये मान के चलिए कि ये लड़ाई अमेरिका को ये समझ में आ चुकी है कि वो मिलिटरली ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, 40 दिन की लड़ाई कम नहीं होती, बहुत लंबी लड़ाई होती है। और जो एयर पावर स्पेक्टेकुलर था ऑन 28 फरवरी का, जो ये था इनकी जो ऑपरेशन हुई थी, स्पेक्टेकुलर है। उन्होंने कहा था चेंज ऑफ रेजिम। देखिए, पूरे तत्व के अंदर में देखे, कोई ठीक बता रहे थे साहब की, देखिए हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। 1953 से आप देखिए, एक्चुअली इस जगह की आप चीज को जानेंगे, ईरान ने पहली बार ऑयल को नेशनलाइज किया था, उनके प्राइम मिनिस्टर ने नेशनलाइज किया और एब्सोल्युटली तख्ता पलट दिया गया और शाह ऑफ ईरान को लेकर आए थे अमेरिकन, एब्सोल्युटली वाज अमेरिकन स्टूल, उसको लेकर आए। 1979 में इसको फिर से पलट दिया, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन, उसकी बात की कहानी। तो आप हमें इसको याद रखिए। और दूसरा एक डेट है 1971 में, और उसके बाद बात कीजिए 1975 में, जो पेट्रो डॉलर है, डॉलर जिसके ऊपर में अब डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है कि डॉलर को शायद खत्म करके सब लोग एक दूसरे से करेंगे। यदि भारत पेट्रोल खरीदता है चाइना से रुपया में, तो वो प्रॉब्लम है। अमेरिका को प्रॉब्लम वो है, उसको ये प्रॉब्लम है कि हम अपने करेंसी के ऊपर में, चाहे युआन का चाइना खरीदता है उनसे तेल, उसकी प्रॉब्लम है। डी डॉलराइजेशन का जो मसला है, और जो पेट्रो डॉलर है, इसकी कॉन्सेप्ट ही आई थी 71 में, और 75 में सबसे पहले सऊदी अरेबिया ने इसको चुना था। और जितने भी पर्शियन गल्फ है, उन्होंने देखा कि ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि आप पेट्रो डॉलर्स में खरीदेंगे, व्यापार होगा, और जो उसका ट्रेजरी बाउंड है वो अमेरिका में इन्वेस्ट होगा। आज वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और लड़ाई आप ये देखेंगे कि हम कहते हैं ना, ये सब हार्मोज की जो बात कर रहे हैं कि वो न्यूक्लियर, ये 2015 में तो न्यूक्लियर डील हो ही चुकी थी ना। डोनाल्ड ट्रंप उससे निकले थे, डोनाल्ड ट्रंप ने निकले थे ना, फर्स्ट टर्म में वही निकले थे कि नहीं हमको यह नहीं चाहिए। आज उसी के ऊपर वो बात करके न्यूक्लियर डील कर लो, आप दे दो हमारे को इनरिचमेंट। उस समय तो ये भी थी अमेरिका में। ये सब देखिए एक सामने का फेस है। आज पूरा डी डॉलराइजेशन का जो मसला चला है पूरे ब्रिक्स के अंदर में, ईरान भी उसका एक हिस्सा है, और उसमें चाइना भी चाहता है, रशिया भी चाहता है। ये पूरी जो ये चल रहा है ना, ये बड़े गेम का एक छोटा हिस्सा है, यदि आप इसको देखिएगा। क्योंकि ये गेम के पीछे में, सर, गेम को अगर मैं एक मिनट में समझाइएगा, इस गेम को अगर ऐसे भी देखा जाए कि ग्लोबल साउथ जिस तरह से पावरफुल हो रहा है, जिस तरह से डी डॉलराइजेशन की बात की, ब्रिक्स करेंसी की बात की, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे ऑयल मार्केट को शेक कर दो 1-1.5 साल के लिए, और जितनी डेवलपिंग कंट्री हैं लाइक इंडिया या फिर बगल में बांग्लादेश या फिर जो भी ऐसी कंट्री है, चाइना में जो भी डेवलपमेंट्स है या फिर जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग पावर है, सब ध्वस्त हो जाएंगे, सारी इकोनॉमी स्लो पड़ जाएगी। एब्सोल्युटली विवेक जी, भारत के ऊपर 50%
आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया था। 25% तो हम रशिया से तेल खरीद रहे थे क्योंकि हमारा रुपए में हो रहा था। गेम वही, आप कुछ भी कर लीजिए और सब देश अपने तरफ से उसको मैनेज करते हैं। ये गेम केवल ऑयल का है और पेट्रो डॉलर का। यदि पेट्रो डॉलर और वो कोई गेम नहीं है, ईरान खत्म हो जाए मिलिटरली, हार्मोज बंद हो जाए, हार्मोज खुलेगा ही। ब्रॉडर एस्पेक्ट में मतलब के सिन्हा सर, ब्रॉडर एस्पेक्ट में मैं जैदी जी के पास जा रहा हूं। ब्रॉडर एस्पेक्ट में ये लड़ाई ग्लोबल साउथ वर्सेस वेस्ट की लग रही है। अशरफ जैदी जी, देखिए ग्लोबल साउथ वर्सेस साउथ की लड़ाई बहुत पहले से है। हाँ, ईरान के ऊपर जिस तरह से चढ़ाई की गई, ये मैं समझता हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे पावरफुल मिलिट्री इन लोगों ने चढ़ाई की और सबसे ज्यादा ताकत के साथ की। बहरहाल इस मशीनरी को, जो वॉर मशीनरी थी अमेरिका की, जिस तरह से उन्होंने दूसरे किलों को ढाया, चाहे वो लीबिया का हो, चाहे सीरिया का हो, या अफगानिस्तान और इराक का हो, जिस तरह से ये लोग समझ के चले थे, उसमें इनके जो मिसकैलकुलेशन है वो सामने आया। ईरान, चूंकि देखिए ईरान को समझा नहीं गया, ईरान को मिसकैलकुलेशन इसलिए किया गया बार बार कि ये अमेरिका की जो हेजमनी के चलते और अमेरिका की जो मीडिया के अंदर एक बहरहाल एक उसका मीडिया एम्पायर है, उसके चलते उसको उसकी खबरें कभी बाहर नहीं आती हैं, हमारे इंडिया में भी नहीं आ पाती हैं। अगर ईरान के इस वक्त हालात देखें, मैं खुद होके आया हूँ ईरान में, अभी एक हफ्ते के लिए मैं कुछ जर्नलिस्ट के साथ गया था। मैंने खुद देखा है कि वो लोग इतनी महंगाई होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, अपने उस लीडर्स और अपने मिलिट्री के कमांडर्स को खोने के बावजूद, उनके जो हौसले हैं वो यकीनन इस तरह के हैं कि किसी नेशन के अंदर, किसी मुल्क देश के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। वो आज भी अमेरिका को हराने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना हो। और मैं समझता हूं सही है, लेकिन अगर तो ये लड़ाई ग्लोबल साउथ वर्सेस वेस्ट की है, तो फिर सितंबर में जो ब्रिक्स समिट इंडिया में होने वाली है, उससे पहले बहुत कुछ होने वाला है इस वॉर से रिलेटेड, इस लड़ाई से रिलेटेड, और हम इसमें बहुत सारे और डेवलपमेंट्स भी देखेंगे, क्योंकि ब्रिक्स जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे। पाशा सर कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से पाशा सर। देखिए, इसमें ये खाड़ी के देश बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि और ये भी नहीं भूलना चाहिए ईरान ब्रिक्स का वो है, सदस्य है। जी, ब्रिक्स को मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। देखिए, खाड़ी के देशों पे अगर ईरान हमला करता है तो यहाँ के जो कुछ भी बचे हैं ऑयल और गैस फैसिलिटीज, रिफाइनरीज, उस पर भारी नुकसान होगा और पेट्रोल डॉलर का भी खत्म हो जाएगा और डॉलर जो है बहुत खतरे में रहेगा। तो इस वजह से ये गल्फ कंट्रीज, इसमें तो मुझे लगता है कि अब मिडिल ईस्ट के देशों को कॉल ले लेना चाहिए कि भाई आपके पेट्रोल, जैसे कि सऊदी अरब ने कॉल लिया कि भाई हम जो है वो ओपेक से बाहर निकल रहे हैं और हम आपके हिसाब से कारोबार नहीं करेंगे, हम अपना ऑयल मार्केट में बेचने के लिए फ्री है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है और खाड़ी देशों को कॉल लेना चाहिए कि हम अमेरिकी छत्रछाया से बाहर जाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ से अपना बोलिए बिस्तर समेटिए और अपना बैग पैक करके मिडिल ईस्ट से जाइए। हम अपनी जमीन, अपना आसमान आपको आपके बेसिस के लिए नहीं दे सकते। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ से जाइए। मुझे लगता है इसके बाद कुछ तो अकल आएगी कम से कम अमेरिका और अमेरिकन डीप स्टेट को, जो हर देश में जाकर वॉर छेड़ने की कोशिश करते हैं। पर आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।